हेलो साथियों, तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए 2019 का जो रेलवे ग्रुप डी में पेपर हुआ था वो सेट लेकर के आया हूँ। इसमें आप सभी लोग देख सकते हैं रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, ये दोनों स्किप कर दिया है मैंने। यहाँ पर आप टेस्ट सेंटर देख सकते हैं, डेट आपको देख सकते हैं, टाइम और सब्जेक्ट, ये एकदम ओरिजिनल पेपर है। इसी तरह से मैं आप सभी लोगों को टोटल 200 सेट देने वाला हूं, जिससे कि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपकी तैयारी किस बेस पर होनी चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। टोटल 100 क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूं और आप साथ साथ चाहें तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका अंदाज़ा लग जाए कि आपकी तैयारी कितनी है और आप कितने नंबर प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। ए, बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। वे क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात 5:4:7 है तो उनसे संबंधित निवेशों का अनुपात क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, 5:2:3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगाइएगा और आसानी से ये क्वेश्चन आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर के साथ बोलिए, मैं उसका अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर आप सभी लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा। एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार हैं कि कोई भी 3 बिंदु संरेख नहीं है। उनसे होकर खींची जा सकने वाली ऋजु रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी क्या करना है कि 4 बिंदु लेना है जिनमें 3 संरेख नहीं होने चाहिए। तो ऐसे 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु और 4 बिंदु। 4 बिंदु हो गए। अभी इन्हीं 4 बिंदुओं से कितनी सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए आप लोग, 1 सीधी रेखा, 2 सीधी रेखा, 3 और 4। इधर से देखेंगे तो एक इधर से खींचेंगे, एक इधर से, तो टोटल देखें तो टोटल रेखाओं की संख्या 6 हो जाएगी। यानी हम 4 बिंदु से 6 सीधी रेखा खींच सकते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है, संघाई हिरण इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है। तो ये है हमारा मणिपुर। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया है हमारा, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चय संख्याओं के बीच है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 समुच्चय है, समुच्चय नंबर 1 और 2। दोनों के बीच में जो संबंध है उसी तरह से इन चारों में भी एक संबंध है, वही संबंध हमको ढूंढना है। तो आप देख रहे हैं लास्ट में 29, 31, यानी कि दोनों समुच्चयों की लास्ट वाली संख्या अभाज्य संख्या है और जो बीच वाली संख्या है वो दोनों सम संख्या है। आप देख सकते हैं बीच वाली संख्या सम संख्या है। तो लास्ट में क्या है, अभाज्य संख्या और बीच में सम। तो ऐसे ही चेक करें तो लास्ट में हमारा अभाज्य संख्या और सम संख्या ऑप्शन नंबर दूसरे में है और कहीं पर नहीं है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। इसी तरह से नंबर तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा नहीं ये 5वां है, सॉरी। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः दिशाओं को प्रदर्शित करते। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि अंगूठा जो है, अंगूठा हमारा जो होता है ये बल को प्रदर्शित करता है और तर्जनी अंगुली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। और जो 3 अंगुली बच जाती है हमारी, जो 3 अंगुली बच जाती है वो हमारी धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अंगूठा बल की दिशा, तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और जो 3 अंगुली बच जाती है वो तीनों अंगुलियाँ धारा की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप सब आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भाग गैस पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है। तो गैसीय विनिमय का मतलब है गैसों का आदान प्रदान करना। तो जो पौधे होते हैं वो किस भाग से गैसों को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा रंध्र।
जो पत्तियाँ होती हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र ऐसे होते हैं। इन्हीं छिद्रों के द्वारा पौधे गैसों को अंदर और बाहर भेजते रहते हैं और बाहर से गैसों को अंदर की ओर लेते हैं। इन छिद्रों को रंध्र बोला जाता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित कोड भाषा में फ्यूल को 50 और जीर को 44 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में फेयर को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए इसमें क्या है कि फ्यूल तो FUEL है, इतना है ना। तो F को 6, U को 21, E को 5, L को 12। ठीक है, ये 5 और 12 पूरा जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 44। ठीक है, 44 में अब क्या जोड़ें कि 50 हो जाए, तो 44 में हम सब 6 जोड़ेंगे और 50 हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि सभी का स्थानीय मान लिख करके उसमें 6 जोड़ दिया गया है। ऐसे ही जीर को हम देखेंगे तो जीर को आप देखिए JEER होता है, JEER। तो J का 10, E का 5, 5 और 18। अभी इस सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? इन सभी में आ जाएगा 38। 38 में 6 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाता है 40। तो आप देख रहे हैं कि स्थानीय मान लिख करके उस सभी स्थानीय मानों को जोड़ने के बाद 6 अलग से जोड़ा जाता है। इसी तरह से फेयर में आप कीजिएगा। फेयर में क्या करेंगे? फेयर का स्थानीय मान लिखेंगे FARE। फेयर का स्थानीय मान लिखिए। तो फेयर का स्थानीय मान 6, 1, 18 और 5। सभी को जोड़िए तो सभी को जोड़ने पर आपको मिल जाता है 30 और 30 में और फिर 6 जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 36। करेक्ट आंसर होगा 36। ठीक है, यानी कि जितने भी लेटर हैं सभी का स्थानीय मान लिख करके उन्हें जोड़ना है, उसके बाद में 6 अलग से जोड़ना है तो आंसर हमारा आ जाएगा। आगे है मैसिन राम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यह कहाँ स्थित है? दोस्तों यह है गारो खासी की पहाड़ियों में। आगे क्वेश्चन है, इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन के संबंध में दोनों निष्कर्षों में से कौन सा सही है? ठीक है, अभी कथन देख करके आपको निष्कर्ष निकालना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रेलवे ने लगाया है वो है ऑप्शन नंबर 3, केवल 2 सही है। आगे 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में कर सकती हैं, जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? दोस्तों ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, स्क्रीन में नहीं आ पाएगा इसलिए आप लोग इसको लगाइएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर रेलवे बोर्ड ने दिया है वो है 11 सही, 5/11। आगे इनमें से कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर का भाग है? तो विद्युत मोटर के आर्मेचर का भाग पूछा है। तो दोस्तों जो विद्युत मोटर का आर्मेचर होता है वो नर्म लोहे का एक टुकड़ा होता है और इसके ऊपर तांबे के तार लपेटे रहते हैं। तांबे की एक कुंडली होती है। ठीक है, तो आर्मेचर में क्या रहता है? एक नर्म लोहे का कोर होता है और उसके ऊपर एक कुंडली होती है। ठीक है, तो इसमें जो दिया है कि मृदु और कोर तो रहता ही रहता है, उसके साथ में कुंडली भी रहती है। ये चुंबक नहीं रहता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि दिए गए अक्षर समूह युग्म में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन करें जो समान तर्क का पालन करता है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो जैसे COW ऐसा है, फिर बाद में BOY है। ठीक है, इसमें क्या किया है कि ये इस तरह से क्रॉस करके लिख दिया है। ठीक है, 3 लेटर का एक पेयर बनाया और उसके बाद में क्रॉस कर दिया। जैसे W को यहाँ लिख दिया, C को यहाँ लिख दिया, O बीच में ही रहने दिया, फिर Y को यहाँ कर दिया, B यहाँ लास्ट में कर दिया और O को बीच में रहने दिया। देखिए इस तरह से हमारा यहाँ सेकंड वाला साइड में लिख दिया इतना। ऐसे ही देखेंगे तो आप दूसरे में भी आपको दिखेगा TAN है, फिर GL और E है। देखिए इसमें भी क्या किया कि 3 को ऐसे एक साथ लिया
फिर ऐसे क्रॉस करके लिख दिया, ऐसे क्रॉस करके लिख दिया, बीच वाले को ऐसे लिख दिया। तो यहाँ n आ गया, यहाँ लास्ट में t आ गया, बीच में a, और इसी तरह से e आ गया, फिर g आ गया, बीच में l। इस तरह से आप देख रहे हैं क्रॉस करके लिखा है। तो ऐसे ही सेम टू सेम इसमें भी आप लोग चेक करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर दूसरे में ऐसा मिलेगा और किसी में ऐसा नहीं मिलेगा। आगे कह रहा है कि OPQ RST और U 7 डिब्बे हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। R और P के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है, S और T के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है, P और Q के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है, Q को सबसे नीचे रखा गया है, T को Q के ठीक ऊपर रखा गया है। S और Q के बीच कितने डिब्बे हैं? आपसे S और Q के बीच की डिब्बों की संख्या पूछ रहा है, S और Q के बीच। तो आप जब इसको हल करेंगे तो आप पाएंगे कि 2 डिब्बे इन दोनों के बीच में रखे गए हैं, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है। क्वेश्चन 14 देखिए, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। इसमें क्या कर रहा है कि सभी का अंतर, जब भी आपको श्रेणी वाला प्रश्न मिले तो सबसे पहले आपकी क्या कीजिए कि अंतर निकालना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे अंतर निकालने पर आप पाएंगे कि 24 और 124 129 का अंतर निकालेंगे तो 5 मिलेगा, और इसी में 129 में अगर हम 36 का अंतर निकालें 136 का तो 7 मिलेगा। इसी तरह 136 और 145 का अंतर निकालिएगा 9, 145 और 156 का अंतर निकालिएगा 11, यानी कि 124 में 5 जोड़ेंगे 129, 129 में 7 जोड़ेंगे 136, 136 में फिर आगे हम सब 9 जोड़ेंगे तो 145, 145 में 11 जोड़ेंगे तो 156, और अगला आ जाएगा हमारा अंतर 13 का, यानी 156 में 13 जोड़ेंगे तो 169 मिल जाएगा। इस तरह से इसको आप लोग हल कीजिएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है प्रतिरोध से संबंधित कि दिए गए ग्राफ में 3 प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3। इसमें बताना है कि R1, R2 और R3 में क्या रिलेशन है। तो दोस्तों जब भी आपको इस तरह से ग्राफ वाला चित्र मिले तो आप देखिए, जो सब बेस वाली लाइन होती है इसके नज़दीक जो प्रतिरोध रहेगा उसका मान सबसे ज़्यादा होता है। जैसे ये R2 हो गया तो R2 का मान सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम रहेगा R1 का, और उससे भी कम रहेगा R3 का। तो R2 सबसे ज़्यादा, R2 सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम रहेगा R1, उससे भी कम रहेगा R3। तो ऐसा कीजिएगा, ऐसा उससे भी कम रहेगा R3 का, इसको थोड़ा मैं R1 यहाँ आ जाएगा, और R1 ज़्यादा रहेगा किससे? R3 से। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। तीसरा नहीं, सॉरी, दूसरा सही होगा। अभी आगे दिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको जब आप हल करेंगे तो देखिए कैसे हल होता है कि दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। इसमें मेल बताया गया, ये मेल है, ये अकाउंटेंट है और ये द्विभाषी हैं। ठीक है, अभी इसमें पूछा गया है कि ऐसे कितने अकाउंटेंट हैं जो द्विभाषी हैं, ऐसे कितने अकाउंटेंट हैं जो 2 भाषा बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसे द्विभाषा वाला और अकाउंटेंट, द्विभाषा और अकाउंटेंट में आपको 15 मिलेगा और 9, ये 2 संख्या आपको इन दोनों गोलों के बीच में दिख रही है। ये जो 2 गोला आपको छोटा सा दिख रहा है, इसमें देखिए 15 और 9, यही 2 संख्याएं अकाउंटेंट और बिलरुबिन यानी 2 भाषा दोनों में कॉमन है। तो 15 और 9 जोड़िएगा तो ऑप्शन आ जाएगा आपका 24। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 24। ठीक है, आप इसको लगाइएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको आसानी से आ जाएगा। आगे पूछा है निम्नलिखित में कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों, आपको अभिक्रिया से संबंधित कोई भी अगर कुछ दिक्कत है, डाउट है, तो मैंने पहले ही रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित एक वीडियो बना करके विस्तार से, जिसमें मैंने आपको समझाया है, अपलोड कर दिया है। आप लोग वहाँ पर जा करके इस प्रकार के अभिक्रियाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने सभी अभिक्रियाओं को समझाया है अच्छे तरीके से। तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये रेडॉक्स अभिक्रिया से संबंधित जो परेशानी है वो भी आपको समझ में आ जाएगी। वहाँ पर मैंने रेडॉक्स अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन और द्विविस्थापन, एक विस्थापन, आयनन, ये सभी प्रकार की अभिक्रिया वहाँ पर मैंने समझाया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जो कि रेलवे ने ऑप्शन नंबर चौथे में, देखिए कि चौथे वाले, इस वाले को सही बताया, जो कि गलत है। ठीक है, आगे 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्रकलन किसने तैयार किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। आगे, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान है? पायसीकरण क्या होता है कि पायसीकरण में साबुन एक बड़ी वसा गोली को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देती है, छोटे छोटे खंडों में ऐसे तोड़ देती है। तो जो बड़ी वसा की गोली होती है वो किस में टूट जाती है? छोटी छोटी गोलियों में। ठीक है, तो सेम टू सेम ऐसे ही हमारे छोटे आंत में भी होता है। छोटी आंत में क्या होता है, जो वसा की बड़ी बड़ी गोलियां होती हैं वो छोटी छोटी गोलियों में तोड़ दी जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और छोटी आंत में एक बात याद रखिएगा, छोटी आंत में वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इन तीनों का पूर्ण पाचन होता है। पूरी तरह से ये तीनों छोटी आंत में पचते हैं। और एक बात याद रखिएगा, छोटी आंत जो होती है ये लंबी होती है और बड़ी आंत जो होती है ये लंबाई में छोटी होती है। और याद रखिएगा, गाय जो शाकाहारी जंतु होते हैं इनकी छोटी आंत सबसे बड़ी होती है। याद रखिएगा, छोटी आंत बहुत बड़ी पाई जाती है। गाय की जो छोटी आंत है ये सभी जानवरों में सबसे बड़ी आंत मानी जाती है, गाय की छोटी आंत। और इसमें एक बात याद रखिएगा, शाकाहारी जंतुओं की आंतें लंबी सेल्यूलोज पचाने के लिए पाई जाती हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शाकाहारी जंतुओं में लंबी आंतें क्यों होती हैं? क्योंकि उन्हें सेल्यूलोज पचाना होता है, इसलिए उनकी आंतें लंबी होती हैं। ठीक है, आगे है, यदि प्लस का अर्थ भागे, माइनस का अर्थ गुणे, गुणे का अर्थ प्लस, भागे का अर्थ माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अब देखिए, पहले है 16, फिर कह रहा है कि प्लस का अर्थ क्या हो गया? भागे, तो भाग का चिन्ह लगाइए 4। फिर कह रहा है माइनस आ गया ना, तो माइनस का अर्थ क्या है? गुणे 8। फिर भाग है, तो भागे का अर्थ क्या है? तो भागे का अर्थ आप देखेंगे माइनस है। ठीक है, 3। फिर गुणे का अर्थ क्या है? प्लस है 2। अब क्या करेंगे? 4 से 16 में भाग लगाइए, 4 आ गया, तो 4 आ गया, तो 4 का गुणा अब 8 में, तो 8 चौके 32। अब 32 में 3 घटाइए और 2 जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा टोटल 31। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31। आगे है, 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जब आप हल करेंगे इसको, तो इसमें आपको जो बेटा है यानी जो पुत्र है उसकी आयु 28 साल मिलेगी। ठीक है, और जो पिता हैं उनकी आयु आपको मिल जाएगी 56 साल, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 84 साल। करेक्ट आंसर, इसको आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 और 8
दोनों से विभाज्य है। तो साथियों, विभाज्यता के नियम में जब आप देखेंगे तो उसमें 4 से वे सभी संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी जिसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने वाला है। अंत के 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो वो संख्या 4 से कटने वाली होगी, विभाजित होने वाली होगी। जैसे अभी 83 और 32 में हम 83 और 42 में अगर हम देखें तो 42 क्या 4 से कटेगा? 4 से नहीं कटेगा, तो पहला ऑप्शन वैसे छोड़ दीजिए। फिर दूसरे में भी लास्ट में 42 है जो 4 से नहीं कटने वाला है, उसको भी छोड़ दीजिए। अभी लास्ट में देखिए तो 24 है, 24 4 से कट जाएगा, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगर 82 में हम सब देखें तो 82 भी 4 से नहीं कटने वाला है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो 4 से जो संख्या कट रही है वो 8 से तो ज़रूर कट जाएगी, ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए टीपी ओसेफ को 2021 के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो थे एथलेटिक्स के लिए, ठीक है। आगे 3x² + 6x - 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है? ठीक है, इसमें मूल की प्रकृति पूछा है। तो इसको हल करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, ये एक फार्मूला होता है b² बराबर 4ac। इसी फार्मूले पे ये सवाल हल होती है। जैसे ये पहला वाला जो मान है ये a होता है, दूसरा b होता है और तीसरा c होता है, ठीक है। अभी अगर हम हल करें तो b के स्थान पर हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर बराबर 4 है, तो 4 क्या है हमारा 4 ही रहेगा। a कितना है 3 और c कितना है माइनस में 5 आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको हल कीजिए तो 6 छंग 36, इधर हल करेंगे तो 5 तिहाई 15 चौके 60, माइनस में क्या आ गया 60 आ गया, माइनस में क्या आ गया 60 आ गया, ठीक है। तो इसमें देखिए कह रहा है कि मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। इसके मूल वास्तविक होंगे और क्या रहेंगे, असमान रहेंगे, ठीक है। आगे है, दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभवपात ज्ञात कीजिए। विभवपात का मतलब है विभवांतर ज्ञात कीजिए। हाँ, अभी आप देख रहे हैं चित्र में तो 2 प्रतिरोध जुड़े हैं, वो किस क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जो कुल प्रतिरोध होता है वो हो जाता है R1 + R2 के, यानी कि आपका आ जाएगा कुल प्रतिरोध 4 + 6 बराबर में 10 ओम। कुल प्रतिरोध कितना आ गया 10 ओम आ गया। अब हमको निकालना क्या है, विभवपात निकालना है, ठीक है, विभवांतर निकालना है। तो अब सब हम क्या निकालेंगे, इसमें अभी धारा निकाल लेंगे। धारा I बराबर हो जाता है V/R के, ठीक है। विभवांतर कितना है हमारा 5 है, R कितना है 10 है, तो कितना आ गया 1/2 आ गया। धारा कितनी आ गई, आधा एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, तो आधा एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। अब हम इसमें निकालेंगे कि 4 ओम प्रतिरोध का विभवांतर। इसमें पूछ रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध का विभवांतर, तो विभवांतर V बराबर हो जाता है I/R के। तो हमारी धारा कितनी है 1/2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे V बराबर 1/2 गुणे कितने ओम में निकालना है, तो 4 ओम में निकालना है। तो यहाँ पर विभवांतर लिख देंगे 4, 2 से काटिए तो कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 वोल्ट का विभवांतर। तो 4 ओम प्रतिरोध में कितना विभवांतर आएगा, 2 ओम का आ जाएगा। आगे है, अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो 279A वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हमारा, जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा। तो शुष्क बुझे चूने का फार्मूला हो जाता है आपका CaOH का होल ट्वाइस। इसके साथ क्लोरीन की अगर हम क्रिया करवाएं
तो हमको मिलता है CaOCl2 और प्लस में H2O मिलता है। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, CaOCl2 मिलेगा। ठीक है, इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसका दूसरा नाम है ब्लीचिंग पाउडर। इसका दूसरा नाम है ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के स्थान पर अगर ब्लीचिंग पाउडर दिया होता तो उस ऑप्शन को सही करते, और ब्लीचिंग पाउडर नहीं है तो दिया है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में, निम्न संख्याओं श्रेणी के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपरोक्त श्रेणी में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है और ठीक बाद भी एक सम संख्या है। इसमें क्या देखना है कि ऐसी कितनी संख्या है जिसके पहले सम संख्या और बाद में सम संख्या है। तो पहले हम दो सम संख्याएं कहाँ मिलेंगी, देखिए पहले और बाद में। पहले सम संख्या, बाद में सम संख्या। तो एक हमको यहाँ मिल जाएगा 6, 3 और 8 में, और पहले बाद सम संख्या कहाँ मिलेगा, ध्यान से देखिए। तो पहले और बाद में सम संख्या आपको और कहाँ मिल जाएगा, इसको ध्यान से देखना होता है। इसमें अगर आप थोड़ा भी लापरवाही करेंगे, जल्दीबाजी, तो तुरंत इसका आंसर गलत हो जाता है। इसलिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको हल्के में मत लीजिए, इसको सीरियस होकर के हल कीजिए। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि उसको हल्के में लेकर के हल कर देते हैं, इसलिए उनका गलत हो जाता है। एक यहाँ है 2, 5 और 6, यानी कि एक है 6, 3 और 8, और दूसरा हो जाएगा 2, 5 और 6। इसलिए यहाँ पर देखिए दो ऐसी संख्याएँ हैं जिनके पहले और बाद में सम संख्या है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे, संध्या गुरुंग को किस क्षेत्र में कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 प्राप्त किया गया। अब सोचिए कि द्रोणाचार्य कितना इम्पोर्टेंट है। आप लोग पुरस्कार से संबंधित करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर मुक्केबाजी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उस पद का चयन कीजिए जो दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेंगे। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या करना कि जैसे संख्या और लेटर दो चीज़ें दी गई हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले संख्या का एक क्रम बनाएंगे। जैसे 5, पहले 4 और 9 के बीच कितने का अंतर, 5 का, फिर 9 और 19 में 10 का, फिर 19 और 39 में 20 का। तो आप देख रहे हैं एक क्रम बन रहा है ना, 5 दूनी 10, दूनी 20, तो अगला क्या आएगा, 20 दूनी 40 का। ठीक है, तो 39 और 40 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 79। तो नंबर में तो हमको मिल गया कि 79 आएगा। लेकिन अब चलते हैं लेटर में। तो देखिए यू क्या है, 21, फिर डब्लू क्या हो गया, 23। तो 21 2 जोड़ के 23। ठीक है, यू वी छोड़ के डब्लू आ गया। डब्लू के बाद क्या आता है, एक्स छोड़ के वाई, जेड छोड़ के ए। ठीक है, तो बी छोड़ के सी, तो बी छोड़ के सी आएगा हमारा 79 रहेगा। फिर आगे आ जाएगा सी। अभी देखिए सी से, सी 3 है, एफ 6, यानी 3 के बाद 6 आया। ठीक है, 3 सी है, एफ 6 है, उसके बाद देखिए आई 9 है, और हमारा यल क्या है, 12 है। तो 3, 6, 9, 12, 12 के बाद क्या आता है, 15। 3 3 को छोड़ के चल रहा है, तो 15 यानी कि ओ आ जाएगा। तो सी और ओ मिलते ही आप लोग ऑप्शन को टिक कर दीजिए, क्योंकि सी के बाद ओ और कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, सी के बाद ओ और 79। इस तरह से आप लोग जल्दी प्रश्न को हल कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामक में किया जाता है। तो सोडा एसिड अग्निशामक में निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग नहीं किया जाता है, ये गलत है। ठीक है, दूसरा कह रहा है निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है और क्रिस्टलन जल के 10 अणुओं वाले धावन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसका पुनः क्रिस्टलन किया जाता है। तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका जो फार्मूला आ जाएगा आपका Na2CO3 × 10
H2O इसका फार्मूला होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, कभी फार्मूला भी पूछ सकता है। आगे दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के क्या करना होता है, आपको फार्मूला याद रहना होना चाहिए। सबसे पहला नंबर, फार्मूला याद है तो आप आराम से लगा लेंगे। चलिए इसको मैं लगा के बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी भी संख्याएं होंगी उसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। जितनी भी संख्या होंगी उसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद संख्याओं को गिनेंगे कि टोटल कितने नंबर्स हैं। जैसे गिनने पर आपको मिल जाएगा कि इसमें टोटल 10 नंबर हैं। ठीक है, टोटल नंबर की संख्या कितनी है, 10। तब देखिए, तो 10 नंबर है तो 10 का आधा करिए, कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो 5 + 1, याद रखिएगा 5 + 1, यानी 5वां नंबर लेना है और 6वां नंबर लेना है। 5वां 6वां नंबर ले करके उसका आधा कर देना है तो माध्यिका आ जाएगी। तो 5वां 6वां जब बढ़ते क्रम में आप लिखेंगे तो आपको 5वें स्थान पर मिलेगा 12। जब भी आप लिखेगा, याद रखिएगा 12 तो इसमें है नहीं, सॉरी। जब भी आप लिखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 22 और 18। 5वें नंबर पे आएगा आपका 18 और 6वें नंबर पे आपका आएगा 22। तो 18 और 22 को जोड़ करके आप क्या करेंगे, आधा। तो 18 22 जोड़िए, आ गया 40, उसका आधा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा करेक्ट आंसर। अब आगे है, एक साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 और 5 वर्ष में 2000 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसमें वार्षिक ब्याज की दर हमसे पूछा गया है। इसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले समय को घटाइए, समय का अंतर लीजिए तो समय का अंतर 3, उसके बाद राशि का अंतर लीजिए तो आ गया 750 रुपये। ठीक है, इतना मिल गया आपको। तो अभी क्या करेंगे, वही सिंपल फार्मूला SI बराबर लगाएंगे PRT बटे में 100 वाला फार्मूला। तो SI कितना मिल गया हमको, सिंपल इंटरेस्ट हमको मिल गया 750 रुपया बराबर मूलधन कितना आएगा, तो मूलधन भी आपका निकालेंगे तो आ जाएगा 750। R नहीं मालूम है, T हमको मालूम है कि भाई 3 साल का हम ब्याज निकाले हैं, बटे में 100। 750 कैंसिल होगा और इधर 100 आएगा और भाग में 3 जाएगा, यानी 100 बटे में 3 आ जाएगा। तो 100 बटे में 3 हल करेंगे तो आपको मिलेगा 33.333, यानी जो आपका रेट आएगा वो हो जाएगा 100 बटे 3, और 100 बटे 3 को हल करेंगे तो आंसर आएगा आपका 33.333। ठीक है, अभी देखिए इसमें कह रहा है कि एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा, तो आवर्धन m बराबर हो जाता है हमारा -v बटे u के। ठीक है, तो लेंस से वस्तु की दूरी 25 है जिसको हम u बोलते हैं, और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 30 है जिसको हम v बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि 30 ऊपर रखेंगे और 25 को नीचे रखेंगे माइनस चिन्ह के साथ। तो इसको काटिए तो 5 छंग 30, इसको काटिए तो 5 25, तो माइनस आ जाएगा 6/5, इसका आवर्धन आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। जब 2 तिर्यक रेखाएं 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती हैं और पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात 3:4 है, तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जब कोई तिर्यक रेखा किसी समांतर रेखा को काटती है, जब कोई तिर्यक रेखा समांतर रेखा को काटती है तो अनुपात सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, तो पहला अनुपात 3:4 है तो दूसरा अनुपात भी 3:4 ही होगा। आगे है, एक पाठ्य पुस्तक में कुल 892 पृष्ठ है। इसे 2 भागों में बांटा गया। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है, तो पुस्तक के दूसरे भाग में कितने पृष्ठ हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि जो पहला भाग है उसमें x हैं
और जो दूसरा भाग है उसमें पृष्ठों की संख्या है x माइनस 52। ठीक है, पहला भाग x, दूसरे भाग में x माइनस 52। इसमें कह रहा है कि दूसरे वाले में 52 कम है, तो दूसरे वाले में आ जाएगा x माइनस 52। टोटल पृष्ठ कितने आ जाएंगे, तो 892 आएंगे। ठीक है, अभी क्या करना है, इधर x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, इधर 52 ले जाएंगे दूसरे साइड में तो जुड़ जाएगा, तो 2 2 4 आ जाएगा, और 9 5 14 की 4, हासिल लगा 1, इधर आ गया 944। ठीक है, तो इधर मिल जाएगा हमको 944। काट दीजिए, भाग करने पर कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 7 14, 2 दूनी 4, 472 पृष्ठ। ठीक है, तो कितने पृष्ठ आ गए, 472। तो पहले वाले भाग में कितने पृष्ठ, 472। दूसरे वाले भाग में कितने पृष्ठ, तो भाई 472 माइनस 52। दूसरा वाला भाग हमसे पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, 472 में से 52 घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि 52 पृष्ठ कम है, तो घटाने पर आ जाएगा आपका 420। ठीक है, तो ये आ जाएगा 420 करेक्ट आंसर इसका। आगे दिए गए अक्षर प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। यदि दी गई श्रृंखला में सभी सम संख्याओं को एक ऐसी संख्या में बदल दिया जाता है जो अभाज्य और सम दोनों हैं, तो इस प्रकार बनने वाले परिणामी श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक होगा। अभी क्या कह रहा है कि जितने भी सम संख्या है उनको ऐसी संख्या में बदलना है जो सम और अभाज्य दोनों है, जो सम और अभाज्य दोनों है। सम और अभाज्य केवल एक ही संख्या है, एक ही अंक है जो 2 है। ठीक है, तो क्या है, केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, तो जितनी भी विषम संख्या है उन सभी के स्थान पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। 2 लिखने के बाद हम इन पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो इसको आप लोग कीजिएगा, आप करेंगे तो आपको सही आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा 4। अब इसमें देखिए, कह रहा है कि साइन स्क्वायर 22 अंश प्लस साइन स्क्वायर 68 अंश और कॉस स्क्वायर 33 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 57 अंश का अनुपात क्या होगा। तो आप इसको जब हल करेंगे तो आपको मिलेगा ऐसा, साइन स्क्वायर 22 अंश है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 68 अंश। ठीक है, प्लस यहाँ मिल जाएगा साइन स्क्वायर 68 अंश, तो इसके बराबर आ जाएगा हमारा 1। यहाँ भी अगर हम हल करें तो कॉस 33 है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर 33 अंश प्लस यहाँ 33 में इसको 57 लिख सकते हैं, 57। ठीक है, 90 में से 33 घटाएंगे तो कितना आएगा, 57 आएगा। दूसरे वाले को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 57, तो इसका भी अनुपात हल करेंगे तो 1 आएगा। तो दोनों को देखिए तो 1 1 आ गया, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1 का ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि उपभोक्ता अधिकारों के संदर्भ में कोपरा का पूर्ण रूप क्या है। कोपरा, ठीक है, कोपरा का पूर्ण रूप हो जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कोपरा का पूरा नाम हो जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब इधर है, साइक्लोहेक्सेन में कार्बन बंध और कार्बन हाइड्रोजन बंध होते हैं। तो कितने कार्बन बंध होते हैं, कितने कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में बंध बनते हैं। ठीक है, अभी देखिए साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है कि 6 कार्बन होते हैं। इस तरह से 6 कार्बन रहेंगे, आप देख लीजिए 6 कार्बन, और सभी कार्बन ऐसे एकल बंध से जुड़े होते हैं। तो आप देखिए तो टोटल कितने कार्बन के मध्य में बंध आएंगे, तो 1 यहाँ, 2 3 4 5 और 6। टोटल कार्बन कार्बन के मध्य में कितने बंध, तो 6। तो 6 कार्बन कार्बन के मध्य बंध आ गए। अभी कह रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन, तो 1 कार्बन के साथ में 2 बंध, 1 कार्बन के साथ कितना, 2 बंध। 6 कार्बन है तो टोटल कितना बंध, 12। ठीक है, तो ये हो गया सी के बीच में, ये हो गया CH के बीच में 12। ठीक है, और टोटल अगर बात करें तो आ जाएगा टोटल हमारा 18। तो करेक्ट आंसर इसका आप देखेंगे तो CC के बीच में 6, CH के बीच में 12 और टोटल आ जाएगा हमारा 18। तो 6 12 और 18
दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए कि कह रहा है कि निम्नांकित चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरण को क्रमशः किसके द्वारा दर्शाया गया है। तो हम जानते हैं कि किसी भी प्रिज्म में अगर हम एक रेखा भेज रहे हैं, इस तरह से एक रेखा को हम भेज रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम सब आपतित किरण। इसको क्या बोल देंगे? आपतित किरण। तो आपतित किरण क्या हो जाएगी? ए बी हो जाएगी, ठीक है। और दूसरे साइड से जो किरण निकलती है उसको बोलते हैं हम निर्गत किरण। इसको क्या बोलेंगे? निर्गत किरण। तो निर्गत किरण हो जाएगी हमारी सी और डी। तो आपतित हो जाएगी ए बी, निर्गत हो जाएगी सी डी। तो ये हो जाएगी ए बी और सी डी ऑप्शन सही होगा। अगर आपसे अपवर्तित किरण पूछ लेता तो ये बीच में जो है इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। ये जो बीच वाली लाइन है इसको अपवर्तित बोलते हैं। तो अपवर्तित हो जाती है हमारी बी और सी, इतना याद रखिएगा। अब इसको तो भाई हल करना पड़ेगा, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको बिना हल किए आप नहीं लगा पाइएगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा हिंट दूंगा, हिंट देने से आप लोग लगा लीजिएगा। इसमें एक ग्राफ दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। ग्राफ दिया गया है और इसी ग्राफ को पढ़ करके आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो ये ग्राफ है, इसको पढ़ना है। ये ग्राफ दिया है, इसको पढ़ना है। चलिए पढ़ के देखते हैं कि क्या पूछा गया है। यदि परीक्षा 1 और 2 दोनों का पूर्णांक 80 है, इसमें दो परीक्षा का पूर्णांक दिया है 80 और तीसरी परीक्षा का पूर्णांक है 100, तो सभी तीनों परीक्षाओं के प्रदर्शन को देखते हुए ए ने सी को कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे कि इसको हल करेंगे। हल करने पर आप लोग देखेंगे कि जो ए है, जो व्यक्ति ए है वो टोटल अंक प्राप्त करता है 170। तीनों जोड़िएगा, ए वाला तो 170 आएगा और 170 अंक ए अर्जित करता है। और ए का जो पूर्णांक है, टोटल मार्क है ए का, टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स है वो आ जाएगा आपका 260 के करीब, 260, ठीक है। अगर दोनों का परसेंट निकालेंगे तो कितना परसेंट निकाला, ये ऐसे परसेंट निकाल लीजिएगा इन दोनों का। ए का प्रतिशत निकल जाएगा। फिर उसके बाद में इसी तरह से सी का निकालेंगे। तो सी का निकालने के लिए आप देखेंगे कि सी कितना अंक प्राप्त करता है। तो हम देखेंगे कि सी जो है वो टोटल अंक प्राप्त करता है हम जा कर के 150, और इसका पूर्णांक जो है, जो टोटल मार्क है, पूर्णांक जिसको हम बोलते हैं एमएम, वो हो जाएगा 260 का। अभी इसका प्रतिशत निकाल लेंगे, ठीक है। अब दोनों का प्रतिशत जो निकलेगा उनका अंतर निकालना है। अंतर निकालेंगे तो ए कितना ज़्यादा पाया है सी से वो हमको मालूम चल जाएगा। तो ए सी का अंतर जो होगा वही यहाँ पर हमसे पूछा गया है। इतना हल करिएगा आप लोग, हल करने पर आपको अंतर मिलेगा। तो अंतर आ जाएगा आपका 7.69 का। आगे कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है, बी की आयु सी की आयु के 1/3 के बराबर है, ए बी सी की आयु का योगफल 42, ठीक है। ए बी के आयु बताया गया, फिर बी सी का आयु बताया गया, फिर अब कह रहा है कि तीनों के आयु का योग 42 साल है। तो ए और बी की आयु का योग बताइए। तो अभी देखिए ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है, ठीक है। अभी देखिए ए की आयु क्या है, 2 गुनी है। देखिए दोस्तों, मेरे स्टेशन पर ट्रेन आ चुकी है। अभी मेरी ड्यूटी नहीं थी, आज मेरा रेस्ट था, इसलिए मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो बना रहा था। अभी ट्रेन का साउंड ऐसे ही आता रहता है, तो बगल में ही रूम लिया हमें, एकदम बगल में ही है, इसलिए थोड़ा साउंड आ जाता है कभी कभी, तो आप लोग प्रॉब्लम में रह लीजिएगा, इसलिए मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेन तो आती जाती रहती है। तो ये आ गया हमारा ए की आयु बी की 2 गुनी, इतना बन गया। फिर कह रहा है कि बी की आयु सी की 1/3। तो बी की आयु क्या है, वो सी की 1/3 है, सी की 3 है। अगर हम तिरछा गुणा कर दें तो 3 का गुणा बी में होगा, तो 3b बराबर बन जाएगा हमारा सी के, इतना बन गया ना। अब देखिए एक यहाँ पे हमको मिल गया, एक यहाँ पे मिल गया, इतना याद। अभी ए बी सी तीनों का योग, ए बी और सी का योग कितना है, 42 साल।
ए के स्थान पे क्या रखेंगे 2b, और बी तो पहले से रहेगा, और सी के स्थान पे लिख देंगे 3b बराबर में 42। अभी हल करेंगे तो आपको बी बराबर मिल जाएगा। बी बराबर मिलेगा, देखिए 3 2 5 1 6, इधर जोड़ेंगे 6b बराबर में आ गया 42, 6 सते 42, तो बी बराबर आ गया आपका 7। ठीक है, बी बराबर 7, तो ए की आयु यहाँ निकल जाएगी। ए की आयु आप निकालेंगे तो 7, यहाँ बी के स्थान पे 7 रखेंगे जब बी के स्थान पे, तो ये बन जाएगा आपका 7 दूनी 14, ए हो गया 14 साल। ठीक है, और इधर सी, यहाँ से आप निकालिएगा तो सी का मिल जाएगा। सी आ जाएगा कितना, 7 त्रिक 21 साल आ जाएगा। ठीक है, किसका आ गया, सी का 21 साल। इसमें पूछ रहा है कि ए बी का बताइए, तो ए कितना आ गया 14 साल, और बी कितना आ गया 7 साल, और 14 और 7 जोड़िएगा टोटल कितना आ जाएगा 21 साल। तो ए बी की आयु हो जाएगी 21 साल की। आगे ये ग्राफ का है क्वेश्चन, तो इसमें आप लोग लगाइए। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि निम्नांकित चार्ट PQRS और T नामक 5 सेल्समैनों द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसियों की संख्या को दर्शाता है। ये जो चार्ट है, ये चार्ट जो है ये बीमा पॉलिसी का चार्ट है। इसमें 5 आदमी हैं, P है, Q है, R है, S है और T है। ये पांचों पॉलिसी बेच रहे हैं और बेचे गए पॉलिसी की संख्या यहाँ पर दी गई है। अब नीचे आइए तो कह रहा है कि सभी पांचों सेल्समैनों द्वारा बेची गई कुल बीमा पॉलिसी में क्यू द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसी की प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि इसमें पूछ रहा है कि क्यू का कितना हिस्सा होगा इन पांचों के हिस्सों में से। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम PQRST सभी का जोड़ लेंगे कि कितना हिस्सेदारी आई। तो सभी को अगर हम जोड़ेंगे, सभी की हिस्सेदारी अगर हम जोड़ते हैं तो हम पाएंगे कि जो सभी की बेचे गए पॉलिसी की संख्या है वो 660 आएगी। ठीक है, इन पांचों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 660। ठीक है, अब किसका पूछा गया है, क्यू का, तो क्यू का है 165। ठीक है, परसेंट इसी का निकालेंगे गुणे में 100, तो जब इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 25%। इसको हल करने पर आपको मिल जाएगा 25%, जो कि करेक्ट आंसर होगा दूसरा। अब ये फिर आ गया आपका बैठाने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोग क्या कीजिए कि इसको लगाइए। बहुत सिंपल है, उसको लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो भी लंबा हो रहा है, इसलिए इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। आप लोग इसको लगाइएगा, देख लीजिए ध्यान से इसको। देख लिए, अब चलिए आगे चलते हैं। आगे, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग हल कर लीजिए, ऐसे ही अंतर से लगेगा। ये भी तीसरा आएगा, इसका आंसर 301 करेक्ट रहेगा। आगे देखेंगे, ये दिशा दूरी है। इसमें दिशा दूरी में कह रहा है कि A से B तक पहुंचने के लिए अनीता को पश्चिम की ओर 70 मीटर चलना पड़ता है। पश्चिम की ओर 70, तो पश्चिम की ओर चली, कितना 70 चल गई। फिर दाएं मुड़ना चाहिए और 70 चलना चाहिए, तो दाएं मुड़ेगी, इधर 70 चलेगी। फिर बाएं मुड़ना चाहिए 150, तो बाएं मुड़ेगी 150 जाएगी, तो बाएं किधर जाएगी, इधर 150 जाएगी। बाएं मुड़ गई 150, फिर कह रहा है कि फिर उसे बाएं मुड़ना चाहिए और 70 चलना चाहिए, तो बाएं मुड़ेगी, फिर 70 चलेगी। ठीक है, फिर उसे बाएं मुड़ना चाहिए, 90 चलना चाहिए, तो फिर बाएं मुड़ जाएगी और फिर 90 चलेगी। और फिर कह रहा है कि अंत में उसे, सॉरी इधर आ गया है कि यहाँ तक मुड़ गया, 90 मीटर चलना चाहिए और 100 मीटर चलना चाहिए। 90 मीटर और 100 मीटर, अब सोचिए, इसे डायरेक्ट नहीं बोल दिया कि 190 चलना चाहिए, परेशान करने के लिए 90, फिर कह रहा है 100, तो 90 चल गया, 100 और चलेगा, 100 और चलेगा तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से यहाँ। ठीक है, 190 टोटल चलेगा, तो 190 का मतलब 150 चलेगी, यहाँ आएगी 40 और आ जाएगी। ठीक है, यहाँ आएगी तो 40 और चल गई। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि बाएं, अंत में उसे बाएं मुड़ना चाहिए और 130 चलना चाहिए। बाएं मुड़ना चाहिए, तो बाएं मुड़ना चाहिए तो इधर 130 चलना चाहिए। 70 यहाँ थी,
तो 70 यहाँ तक हो गया, 70 और 60 और आगे चली आई। बिंदु बी ए से कितनी दूरी और किस दिशा में है? तो यहाँ से स्टार्ट की थी और चलना, यहाँ तक आई है बी तक, ठीक है। तब ये जो तिरछी लाइन होगी यही हमको निकालना है। तो ये हमारा ये टोटल जो लाइनिंग हो जाएगी, ये कितने डिग्री, कितना दूरी चल चुकी है ये? तो 130 यहाँ चली है और इधर बच गया है हमारा टोटल 40, 30 इधर बच गया है। अभी इसी को हल करेंगे तो हम सबका आ जाएगा। तो इसको हल करने पर आपको आएगा 100 दक्षिण की ओर, ठीक है। आगे इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है, यही पूछ रहा है दोस्तों। विखंडन अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। द्विविभाजन भी है, मुकुलन भी है, लेकिन ग्राफ्टिंग नहीं है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि किसी एक पेड़ के तने पर किसी दूसरे पेड़ के तने को ला करके जोड़ा जाता है, ऐसे कलम लगाया जाता है। कलम लगाना को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। जोड़ करके बांध दिया जाता है रस्सी, इसको बोला जाता है ग्राफ्टिंग। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन है इसका। आगे है, एक वस्तु को 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे उस वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए? अब दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बहुत लोग घबराते हैं, ये सिंपल से लग भी जाता है थोड़े ही समय में। चलिए मैं लगा के दिखाता हूँ। किसमें कह रहा है कि ये 1920 रुपये में बेचने पर लाभ हुआ और 1500 बेचने पर हानि हो गई। तो लाभ और हानि जब दोनों साथ साथ होगा कि एक में बेचने पर लाभ हुआ, दूसरे रेट में बेच दिया तो हानि हो गया, तो हम सब इसमें क्रय मूल्य निकालते हैं। तो क्रय मूल्य जो निकलेगा वो 1920 और 1500 के जोड़ने के बाद उसका आधा करेंगे। तो 1920 और 1500 आप जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? आपको मिलेगा 0, 2 और 9, 5, 14 की 4 हासिल लगा 1, 3420/2। ठीक है, आपको मिल जाता है 3420/2, यानी कि 1710 रुपया उसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, 1710 क्रय मूल्य हो गया। अभी क्या करना है कि 10% लाभ अर्जित करना है। तो 1710 का जब आप 10% निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 171। 1710 का 10% 171 आएगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि इस पर अब लाभ निकालना है कि उसे किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए 10% लाभ लेने के लिए। तो भाई 1710 तो उसका खरीद मूल्य हुआ। अगर 10% लाभ लेना चाहता है तो उसको 171 रुपया और चाहिए। तो दोनों को जोड़ देंगे हम, 171 और 1710 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 1881 रुपया, जिसका करेक्ट आंसर होगा। आगे फिर हम देखेंगे, कह रहा है कि 12, 15, 18, 45, 35 और 25 इन दोनों के अनुसार इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। ठीक है, संबंध निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम सब देख रहे हैं कि 12, 15 और 18 दिया गया है। ठीक है, तो 12, 15, 18, तो भाई इसमें हमको दिमाग लगाना है कि कैसे इसको बनाया गया है। तो हम सभी ध्यान दें, तो इस 12 और 18 को जोड़ें अगर तो कितना आ जाएगा? 12, 18 जोड़ने पर आपको मिलेगा 30। 30 का आधा कर दीजिए, कितना आ गया? 15, यानी बीच वाला। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले और लास्ट को जोड़ करके आधा कर देंगे तो बीच वाला मिल जाएगा। ठीक है, देखिए पहले और लास्ट को जोड़ करके आधा कर देंगे तो बीच वाला आएगा। ऐसे अगर दूसरे वाले में करें तो 45, 35 और 25, इसमें क्या करेंगे, पहले लास्ट को जोड़ के आधा, पहले लास्ट को जोड़िए 70, 70 का आधा कर देंगे तो 35। सेम टू सेम यही रूल इसमें लगाना है। अगर हम 17 और 13 जोड़े तो 17, 13 कितना हो जाता है? 30। 30 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 15, लेकिन यहाँ 10 दिया है, ये नहीं होगा। इसमें देखते हैं तो 25 और 15 जोड़ेंगे 40, 40 का आधा 20, ये करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों को करेंगे तब पर भी नहीं आएगा, इन दोनों को करेंगे फिर भी नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर।
अभी देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 0.424 को P/Q के रूप में हल करना है। तो हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले याद रखिएगा बार, जितने संख्याओं के ऊपर बार लिखा है उतना बार 9, तो 424 लिखेंगे, फिर माइनस कर देंगे क्या, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। तो 4 के ऊपर बार नहीं लगा है तो -4 बटे 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार 9, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 0 गुणे, इतना हल कर देंगे। ठीक है, अभी जब इसको हल करेंगे तो हल करने पर आपको मिल जाएगा बराबर, हल कीजिएगा तो आ जाएगा 420 और नीचे आ जाएगा 990, 0 से 0 कैंसिल और 420 यहाँ पर आ गया है। तो इसको हम काटेंगे अगर 3 से तो 14 और 3 से काटेंगे तो 33, तो ऊपर मिल जाएगा हमको 14/33, तो 14/33 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी f के पदों के बराबर है। तो अब देखिए यहाँ क्या होता है कि एक लेंस होता है, ये हमारा मुख्य अक्ष हो जाता है, वक्रता केंद्र हमारा बीच में रहता है, वक्रता केंद्र यहाँ पर। ठीक है, वक्रता केंद्र हमारा बीच में रहता है, इसको याद रखिएगा। और C1 C2 और एक वक्रता केंद्र थोड़ा दूर भी रहता है। ठीक है, बाहरी वक्रता केंद्र, इसमें 2 वक्रता केंद्र होते हैं, एक बाहरी वक्रता केंद्र, एक आंतरिक वक्रता केंद्र। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर C1 C2 रहता है, यहाँ पर C रहता है। अब इसमें कह रहा है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को f के पदों में व्यक्त कीजिए। तो वक्रता केंद्र और f के बीच की दूरी को हम सब 2f द्वारा प्रदर्शित करते हैं, 2f द्वारा। ठीक है, आगे निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। तो अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, आगे है, ये दिशा दूरी है, इसको आप लोग लगाइएगा जैसे मैंने शुरू में लगाया था। तो इसमें अगर हम लगा के आपको बताएं, थोड़ा जल्दी लगाएंगे, लंबा वीडियो हो रहा है। सुनीता उत्तर की ओर 10 मीटर चलती है, तो उत्तर की ओर 10 मीटर चलती है। ठीक है, फिर बाएं मुड़ती है, तो बाएं मुड़ेगी, बाएं इधर आ जाएगी, फिर 11 मीटर चलती है, फिर वहाँ से वह दाएं मुड़ती है, नीचे की ओर आएगी, दाएं मुड़ेगी तो, और 13 मीटर चलती है, फिर वह पुनः दाएं मुड़ती है और 25 मीटर चलती है। तो दाएं मुड़ेगी तो किधर जाएगी, इधर चली जाएगी, दाएं मुड़ेगी तो। ठीक है, दाएं मुड़ेगी तो 25 मीटर चलती है। अब सुनीता का मुख किस दिशा की ओर है। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा पूरब दिशा की ओर। ये हमारा था उत्तर, ये हमारा था दक्षिण, ये हमारा था पश्चिम। ठीक है, तो अभी किस दिशा में है उसका मुंह, तो उसका मुंह अभी पूरब दिशा में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडिया इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में किस राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी दर देखी गई। तो दोस्तों ये हमारा करंट अफेयर था, इसको तो स्किप कर देते हैं ऐसे भी। आगे, यदि संख्या 3 4 1 3 5 2 7 8 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है, विषम में क्या जोड़ना है 2, और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है, तो बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अंकों का योग क्या होगा। तो अभी संख्या जल्दी से फटाफट लिख लेंगे, 3 4 1 3 5 2 7 और 8। ठीक है, अभी विषम अंक से 2 जोड़ना है, विषम अंक में 2 जोड़िए, विषम अंक विषम अंक विषम अंक विषम अंक और विषम अंक, सब में 2 जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं, तो 3 2 5 आ गया, ऐसे जोड़ लीजिए फटाक से। फिर आ गया इधर 3, इधर आ गया 5, इधर आ गया 7, इधर आ गया 9। ठीक है, अब कह रहा है कि सम अंक से 1 घटाइए, तो सम अंक में 1 घटाइए, -1 यहाँ पे, सम अंक में -1 यहाँ पे, सम अंक -1 यहाँ पे। तो 4 में 1 घटाइए 3, फिर देखिए 2 में 1 घटाइए 1, और इधर 8 में 1 घटाइए तो 7। फिर कह रहा है कि दाएं बाएं तीसरा तीसरा, तो तीसरा यहाँ पे आ गया और तीसरा यहाँ पे, दोनों को जोड़िए, तो 3 और 1 जोड़िएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको हल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर है, छोड़ देते हैं। ये बैठकी परीक्षण है, तो इसको भी आप, जो हमारा सीटिंग अरेंजमेंट होता है, सीटिंग अरेंजमेंट के अनुसार ही ये भी क्वेश्चन लगता है। मैंने आपको शुरू में 1-2 क्वेश्चन बनाया था, इसको आप लोग बनाइएगा। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको स्किप करते हुए चलता हूँ।
आप लोग इसको बना लीजिएगा, देख करके वीडियो पुश करके इसको बनाइएगा। ये देखिए आपका आ गया अभी कैलेंडर से। तो कैलेंडर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप लोग लगाइए। ये सब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है, थोड़ा हमको टाइम लगता है लगाने में, वीडियो भी बड़ा जाएगा, इसलिए आप लोग इसको लगाइएगा। अगला, भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है? तो भाग 4A में, ठीक है, भाग 4A में। ये आपका पूछा गया सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि उपरोक्त अनुक्रम में ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले भी एक प्रतीक है, यानी कि एक अंक रहेगा और आगे पीछे प्रतीक रहेंगे। एक अंक के आगे पीछे प्रतीक। तो देखिए अंक आगे पीछे प्रतीक, तो एक आपको यहाँ मिल जाएगा, एक यहाँ आपको मिल जाएगा 4 वाला, और एक यहाँ आपको 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 3 स्थान पे हमको ऐसे अंक मिल रहे हैं जिसके आगे पीछे प्रतीक है, तो ये तीसरा सही हो जाएगा। अगला ये भी करंट अफेयर है। नवरोज़ त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों नवरोज़ त्यौहार संबंधित है पारसी समुदाय से, ठीक है। इसको थोड़ा एक बार रुक जाते हैं, समझा देते हैं पूरा। जो नवरोज़ त्यौहार है ये कौन लोग मनाते हैं? पारसी लोग। सिख लोग जो त्यौहार मनाते हैं उसमें कई सारे त्यौहार आते हैं, लोहड़ी आ गया, आपका आ गया, बहुत सारे त्यौहार होते हैं सिख पर्व में। इसको बौद्धों के लिए भी अलग अलग पर्व है, इसको आप लोग देखिएगा। त्यौहार से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप याद रखिएगा। जीएस में आपका जो त्यौहार संबंधित है इसको भी आप तैयार कीजिए। ये भी करंट अफेयर है। पिंक फोर्स की शुरुआत किसने की थी? ये करंट अफेयर है आपका। ये बैठकी परीक्षण है। देखिए ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट है। इसमें सीटिंग अरेंजमेंट में देखिए कैसा दिया है कि दिग्विजय, पलक, रवनीत, सेजल और तपन एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। रवनीत और तपन के बीच में केवल पलक बैठी है। तो आप लोग क्या कीजिए, ऐसे वृत्ताकार बनाइए। इसमें कितने आदमी हैं देखिए, तो टोटल आदमी की संख्या है 5 ऐसे बैठने के लिए सीट बना दीजिए, ठीक है। अभी क्या करना है, सीट बन गया, अब सीट बन गया है तो सब लोगों को ऐसे ही बैठाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बैठाते समय आप लोग याद रखिएगा कि जैसे जो इस कहा जाए उसी तरह से उसको बैठाइए। कह रहा है रवनीत और तपन के बीच में केवल पलक बैठी है, ठीक है। रवनीत और तपन के बीच में केवल पलक बैठी है, तो हम यहाँ पर तपन को बैठा देते हैं टी, ऐसा लिखिएगा, ठीक है। और एक जगह पर हम रवनीत को बैठा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर रवनीत आर, दोनों के बीच में कौन बैठा है? दोनों के बीच में पलक है यानी पी, इतना बन गया। तपन सेजल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तपन कहाँ है? सेजल के दाईं ओर दूसरे। तो यहाँ पर अगर हम सेजल को बैठाएंगे तो दाईं ओर दूसरे आएगी तपन, ठीक है, इस तरह से। आगे रवनीत और दिग्विजय के बीच केवल सेजल है। रवनीत और दिग्विजय के बीच सेजल है, तो सेजल यहाँ बैठी है। अगर यहाँ दिग्विजय बैठेगा तभी रवनीत और दिग्विजय के बीच में सेजल आएगी। ये हो गया बैठकी में बैठ गए सब लोग। अब कह रहा है कि तपन टी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है? तो बाईं ओर टी, यहाँ तपन है, ये तपन है, तपन की बाईं ओर मतलब इधर इस साइड में कौन है? डी है, डी मतलब दिग्विजय है, ठीक है। ऐसे इसको बैठाइएगा आप लोग। आगे है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है, यानी कितने कोष होते हैं कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी कार्बनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हम कक्षकों की संख्या लिखते हैं, के, एल, एम और एन, इसी तरह से आगे। तो के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में 6 होते हैं, एम में 18 होते हैं, एन में 32 होते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब बात आ रही है कि कार्बन, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6।
अभी 6 कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर इसमें हम भरें तो के में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा भाई। 6 में से 2 यहाँ रख दिए तो बचा कितना, 4 बच गया, 4 यहाँ रख देंगे। तो कितना कोष भरा गया, कितना कोष भरा गया, तो 1 2 2 ही कोष भरे गए, तो 2 कोष भरे गए हैं, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका दूसरा 2, क्योंकि 2 ही कोष भराएंगे कार्बन के इलेक्ट्रॉन से। अगर और ज़्यादा संख्या होती, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 20 हो जाता, मान लीजिए बाई चांस 20 हो जाता, तो 2 यहाँ रखते, 6 यहाँ रखते, और जो बच जाता उसको यहाँ रख देते, तो कितना कोष भराता, फिर 3 भरा जाता। ठीक है, इस तरह से इसको भरना है। आगे है, इसमें देखिए, इसमें कह रहा है इसमें कहा गया कि इस प्रश्न में संख्याओं प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों का पालन करने वाले कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर है। अब देखिए, शर्त दिया गया। पहली शर्त क्या है, यदि पहले 2 घटक संख्याएं हैं और अंतिम एक घटक प्रतीक है, तो दूसरी संख्या और अंतिम प्रतीक के कूटों को आपस में बदला जाना चाहिए। ये हमारा प्रश्न है, ये यहाँ पर जो दिया है ये प्रश्न है लाइन से। ठीक है, इसी में हमको देखना है शर्त को। शर्त में कह रहा है पहले 2 घटक संख्या है, तो पहले 2 घटक हम देख लिए, संख्या तो है, लेकिन क्या कह रहा है कि अंतिम घटक प्रतीक है। तो क्या अंतिम घटक इसमें प्रतीक आपको दिख रहा है? तो दोस्तों, अंतिम घटक तो संख्या है, इसलिए हम पहली शर्त को नहीं लेंगे, ये गलत शर्त हो गया। अब दूसरे शर्त में आ जाइए। तो दूसरे शर्त में हम आएंगे तो कह रहा है कि यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है, तो हम देखें तो इसमें दूसरा घटक हमको संख्या मिल रही है, 9 मिल रहा है। जैसे देखिए 7 9, तो दूसरा घटक क्या हमको मिल गया, संख्या मिल गई, तो दूसरी वाली शर्त भी हमको मानना नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए तीसरे में। यदि प्रश्न में कोई भी ऐसी संख्या है जिसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, प्रश्न में ऐसी भी कोई संख्या जिसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है, तो प्रश्न में आने वाली पहली और अंतिम संख्या के कूटों को आपस में बदल जाना चाहिए। अब इसमें देखेंगे कि क्या कोई ऐसी भी संख्या है जिसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है। तो इसको थोड़ा सा हम जूम कर दें, आपको देखिए, ये थोड़ा सा जूमिंग कर दिए। देखिए क्या कह रहा है कि कोई संख्या है जिसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है। तो देखते हैं कोई संख्या ऐसी है जिसके पहले अभाज्य है, तो भाई हाँ है। 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, 9 से पहले है, तो तीसरा वाला शर्त लागू हो सकता है। अब देखिए, अगर तीसरा शर्त लागू करेंगे तो इसके अनुसार क्या होना, तो प्रश्न में आने वाली पहली और अंतिम संख्या के कूटों को आपस में बदलना है। यानी कि जो पहली संख्या का कूट होगा, यानी जो 7 का कूट होगा, वो 3 के साथ बदला जाएगा और 3 वाला 7 के साथ। यानी ऐसे लिखेंगे, 3 वाला कूट पहले आएगा, फिर 9 का, फिर एंड का, फिर 8 का, परसेंट का, फिर हैज वाला, फिर 7 वाला, ऐसा कूट लिखाएगा। तो हम देखते हैं, तो ऐसा करने में हम पाएंगे कि कूट देखते समय क्या करना है कि 3 वाले के कूट को पहले लिखेंगे। तो 3 वाला कूट क्या है, यहाँ पर देखिए कूट आपका ये है, यहाँ से तो 3 का क्या है, 3 का जे, तो जे पहले आ जाएगा क्योंकि 3 पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद सीरियल से 9 का, तो 9 क्या है, यल। फिर उसके बाद एंड है, तो एंड का क्या, यफ। फिर 8 है, तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 वाला हम लिखेंगे पी। फिर उसके बाद में परसेंट है, तो परसेंट वाला ए। फिर उसके बाद में हैज है, तो हैज वाला कोड क्या हो जाएगा, एच। और लास्ट में 3 यानी कि बदला गया है, 3 वाला आगे चला गया है और 7 वाला पीछे, तो 7 वाला पीछे रखेंगे, 7 वाले का आ जाएगा डी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे है, एक गोली दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या के पदों में बराबर होती है। तो दोस्तों, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, ये जो फोकस दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, तो वक्रता त्रिज्या की आधी यानी r/2 होगी। आगे देखेंगे, ये तो आपका करंट अफेयर तो नहीं है, लेकिन ये
जीएस है, इसको आप लोग देखिएगा जीएस। आगे देखिए क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। कौन सा विकल्प नीले रंग की उपस्थिति के कारण सही व्याख्या करता है? नंबर 1 में कह रहा है आलू के रस में प्रोटीन होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। तो आलू में प्रोटीन नहीं होता है, आलू के रस में प्रोटीन नहीं होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको याद रखिएगा। आलू के रस में वसा होता है, ये भी नहीं होता, क्योंकि हम बता देना कि आलू में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो ना तो प्रोटीन होगा ना तो वसा होगा। फिर आलू में ग्लूकोज होता है, आलू में ग्लूकोज भी नहीं होता है। आलू में स्टार्च होता है, हाँ दोस्तों स्टार्च होता है। स्टार्च जो होता है ये आयोडीन मिलाने पर रंग बदल देता है। स्टार्च में जब आप आयोडीन मिलाएंगे तो उसका रंग बदल जाएगा, रंग बदल करके नीला और काला हो जाएगा। तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे, कोई भी अभिक्रिया जो अविलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो अभिक्रिया अविलेय अवक्षेप उत्पन्न करेगी उसको हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया का एक दूसरा नाम है आयनिक अभिक्रिया, ये भी याद रखिएगा, आयनिक अभिक्रिया भी बोलते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक तत्व किसी दूसरे को विस्थापित कर देता है। रेडॉक्स क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना घटना। अपघटन क्या होता है कि एक भाग टूट करके दो भाग में बंटना। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि रिएक्शन से संबंधित सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे जब आप जा कर के प्ले लिस्ट से तत्वों के भूल गया, जब आप प्ले लिस्ट में जा कर के वहाँ पर देखेंगे कि जो साइंस का वीडियो बनाया हूँ उसमें मैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से एक टॉपिक बनाया है, उसको आप जा कर के देखिएगा, वहाँ से आपको ये रासायनिक अभिक्रिया का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ आप देख सकते हैं जा कर के। आगे कह रहा है कि पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 था और इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 है। पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? पिछले साल कितना वेतन मिलता था उसको, 34,500, अभी कितना मिलने लगा, 38,640। कितना ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा देखेंगे तो हम क्या करेंगे, 38,640 में से 34,500 घटा देंगे तो हमको कितना रुपया ज़्यादा मिलेगा ये पता चल जाएगा कि उसका वेतन कितना रुपया बढ़ गया है। तो देखिए, तो निकालने पर आपको मिलेगा कि दोनों का अंतर आ जाएगा आपका 4140। ठीक है, अभी कह रहा है कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। वृद्धि किस पे निकालेंगे हम सब, पहले वाले वेतन पे। तो पहले वाले वेतन पे यानी 34,500 पे वृद्धि निकालेंगे, परसेंट में है तो गुणे में 100। इसी को आप हल कीजिएगा, आपका आ जाएगा आंसर 12%। ठीक है, इसको आप हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12%। आगे है कि 36 संख्याओं का माध्य 42 पाया गया। बाद में यह पता चला कि एक संख्या 47 को चूकवश 41 पढ़ा गया। दी गई संख्याओं का सही माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी क्या करें कि 36 संख्या है, उनका माध्य 42 है, 36 संख्या माध्य 42, तो योगफल निकाल लेंगे। योग बराबर हो जाता है हमारा संख्या गुणे माध्य, संख्या गुणे माध्य। ठीक है, यानी कि नंबर इंटू मीडियन। ठीक है, संख्या गुणे माध्य, तो संख्या कितनी है 36, गुणे माध्य कितना है 42। ठीक है, अभी इसको हल करके आप लोग निकाल लीजिएगा कितना आएगा। इसको जब आप हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 1512। ठीक है, इसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा 1512। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि एक संख्या को भूलवश 47 को 41 बढ़ा गया, यानी 47 था वो 41 पढ़ लिया गया, यानी कि 6 कम पढ़ा गया। ठीक है, 6 कम पढ़ लिया गया, तो 6 जब कम पढ़ा गया तो उसका जो मान है वो भी 6 कम आ गया, यानी 1512 आ गया। ठीक है, 1512 आ गया कब, जब उसको 47 पढ़ लिया गया था। अभी 41 पढ़ा जाएगा तो 6 कम हो जाएगा, यानी 1506 आएगा। ठीक है, ये 1506 टोटल योग आ जाएगा। योग कितना हो जाएगा, 1506 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा योग।
ठीक है, योग के नीचे लिख दिया है इसलिए आप समझ लीजिएगा। योग कितना है 1506। पहले गलती से जब पढ़ा गया तो 1512 आया था, सही किए तो उसको 1506 आ गया। अभी कह रहा है कि दी गई संख्याओं का सही माध्य है, सही माध्य निकालना है। तो मीडियन बराबर हो जाता है योग बटे में नंबर, योग बटे में नंबर। तो नंबर कितना है 36 है। अब आप 1506 में 36 से भाग लगाइएगा तो आपका आ जाएगा 42.17। ठीक है। अभी ये भाषा से संबंधित है, तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य प्रमुख भाषा युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है इसलिए बताना है। ठीक है। तो अभी देखिए, तो मेघालय में खासी बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, सही है। मणिपुर में मैतेई बोली जाती है, लेकिन केरल में कन्नड़ नहीं बोला जाता है। कन्नड़ जो है कर्नाटक में बोला जाता है, किसमें, कर्नाटक में बोला जाता है। तो कन्नड़ कहाँ बोली जाती है भाषा, कर्नाटक में, लेकिन यहाँ केरल दे दीजिए, गलत है। ठीक है। आगे, सभी पंचायती संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो महिलाओं के लिए 1/3 भाग आरक्षित है। ठीक है। आगे, ये करंट अफेयर है तो इसको हम छोड़ ही देते हैं, इसमें टाइम क्यों वेस्ट करें, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन हम सब। आगे है कि 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है। टंकी की त्रिज्या कितनी है 7 मीटर, ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। टंकी कैसी है, बेलनाकार। तो बेलनाकार टंकी है तो बेलन का आयतन निकाल लेंगे, वही हो जाएगा पानी का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर स्क्वायर यानी 7 × 7 और गुणे में एच मतलब 20। 7 से 7 कट गया। अभी तीनों का गुणा कर लीजिए, तो तीनों को गुणा करेंगे आप, 22 का गुणा 7 में आप गुणे में 20। जब इसको आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 3080 मीटर क्यूब। ठीक है। इसको गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा। अभी आगे आएगा हमारा, किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अभी क्या हुआ कि R प्रतिरोध वाला एक तार है। ठीक है, ऐसा एक तार है जिसका प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध R है। R को 2 भाग में काट दीजिए, बीच से हम इसको काट दिए, बीच से काट दिए तो एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया। जब पहले एक तार था तो प्रतिरोध R था, अभी आधा हो गया तो प्रतिरोध भी आधा, तार आधा तो प्रतिरोध भी आधा। ठीक है। तो अभी प्रतिरोध कितना आ गया है, तो अभी एक भाग का प्रतिरोध R/2, दूसरे का भी R/2। तो प्रत्येक भाग का पूछा है तो प्रत्येक का कितना आ जाएगा, R/2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। आगे है, ये भी लड़के लड़कियों का अनुपात पूछा गया, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा पढ़ के आपको अच्छे समझा देता हूँ। ऐसा, निम्नांकित चित्र में आयत विद्यार्थियों को निरूपित करता है। आयत क्या करता है, विद्यार्थी, पूरे विद्यार्थी दिखाता है आयत। अंडाकृत आकृति कला संकाय को निरूपित करती है। अंडाकृत आकृति किसको, कला संकाय को, याद रखिएगा कला संकाय को। और त्रिभुज खेलकूद को निरूपित करता है। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं उस भाग से संबंधित हैं, व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। कितनी लड़कियों ने कला संकाय का चयन किया और वे खेलकूद में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। अब इसमें कह रहा है, यहीं पर आपको मेन चीज़ ये है, इतना दूर तक मेन है, लेकिन ये उल्टा सीधा करके इतना लंबा बढ़ाता है जिससे हम सब पढ़ के टाइम खराब करें। तो इसमें कह रहा है कितनी लड़की विद्यार्थी, कौन विद्यार्थी, लड़की विद्यार्थी ने कला संकाय का चयन किया। तो लड़की विद्यार्थी, ठीक है, ये तो हो गया हमारा विद्यार्थी पूरा, लेकिन लड़की कौन सी है, तो लड़कियों के लिए हम कौन सा गोला लिए हैं, तो भाई लड़की के लिए आ जाएगा हमारा गोला। ठीक है, लड़की के लिए क्या आ जाएगा हमारा गोला, ये लड़की के लिए गोला, जो गोला है ये लड़की के लिए है। ठीक है। और कला के लिए कौन सा है, तो कला के लिए हमारा अंडाकार है। तो गोला और अंडाकार इन दोनों के बीच में जो नंबर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो गोला और अंडाकार में कौन सा नंबर आ रहा है, 211। ठीक है, तो 211 एक ही से हमको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो 211 मतलब 211 और 78 सही हो जाएगा, क्योंकि और कहीं पर 211 है नहीं, इसलिए
डायरेक्ट इसी को हम टिक कर लेंगे, टाइम नहीं खराब करेंगे आगे पढ़ने में। आगे अपार्टमेंट प्रश्न पढ़ते हैं। एक कथन और उसके बाद दो तर्क, तर्क एक और तर्क दो दिए गए हैं। कथन और तर्कों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कथन में है, अपार्टमेंट परिसर ने सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग न करने वाले निवासियों पर भारी जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि अपार्टमेंट परिसर ने, जो अपार्टमेंट परिसर वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग नहीं रखेगा उसके ऊपर हम जुर्माना लगाएंगे, ये उनका निर्देश है। तर्क है, सरकार ने सभी मकान मालिकों के लिए गीले कचरे सूखे कचरे का अलग करना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, सरकार ने अनिवार्य किया है तो सबका भाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए पहला वाला सही है ना। सरकार ने अनिवार्य किया है तभी लोग ऐसा करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अगर अनिवार्य नहीं करता तो लोग दोनों को एक साथ मिला देते, इसलिए पहला वाला सही है। दूसरा, कचरा पृथक्करण को सुगम बनाने के लिए सभी अपार्टमेंट में सूखे कचरे और गीले कचरे के लिए अलग अलग कूड़ेदान उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है, अगर सरकार ने ऐसा नियम लगाया है तो उसने क्या किया होगा, दोनों के लिए अलग अलग कूड़ेदान भी दिया होगा। ठीक है, यानी कि ये भी सही है। अलग अलग कूड़ादान नहीं है तो अपार्टमेंट वाले नहीं कह सकते कि अलग अलग रखिए, अलग अलग कूड़ादान है इसलिए उन्होंने कहा कि अलग अलग ही दोनों कूड़ा रखिए, इसलिए दोनों सही आएगा आपका। अब इसमें आ जाइए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हल करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसको हल करने के लिए सबसे पहले 3 का स्क्वायर है ना, अंदर है तो 3 त्रिक 9, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब करें कितना आ जाएगा, 9 9 81 9 81 9 729, 729 आ गया। ठीक है, इसी तरह से 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, 8 का स्क्वायर तो 64, कितना आ गया 64 प्लस 64, इसी को जोड़ दीजिए बस आंसर आपका। ठीक है, आगे ये ऊपर मैंने बताया था साड़ी बना करके, इसको आप लोग हल कीजिएगा। आगे इसको बता देते हैं थोड़ा सा। 3 कथन के बाद 3 निष्कर्ष हैं। ठीक है, 3 कथन है 3 निष्कर्ष हैं। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होते हैं, और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। दोस्तों ये याद रखिएगा, कथन में जो कहा गया है उसको सत्य मानना है। कथन में अगर कहा गया कि आम तीखे होते हैं तो उसको मानना पड़ेगा। अगर कह दिया गया कि मिर्चा मीठा है तो इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि कथन में कह रहा है। यहाँ पर आप अपना दिमाग नहीं लगाइएगा कि कथन में कह दिया मिर्चा मीठा है तो मीठा नहीं होता है, हम तो उसको खाए हैं तीखा होता है, ऐसा अपना दिमाग नहीं लगाइएगा। जब अपना दिमाग आप लगाइएगा तो पक्का है कि आप गलत करिएगा। इसलिए इसको ध्यान में रखिए कि अपना दिमाग इसमें नहीं लगाना है। इसमें जो कथन में कह रहा है उसी को सत्य मानना है, चाहे वो दिन को रात ही क्यों ना बोल दे, उसी को सत्य मानना है, तभी आप सही आंसर लगा पाएंगे, अन्यथा हमेशा गलत करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। सभी फ़ोन टैबलेट है, देखिए सभी फ़ोन टैबलेट है, तो सभी फ़ोन क्या हैं, टैबलेट हैं। ठीक है, ये फ़ोन का मतलब पी, टैबलेट का मतलब टी। जो सभी होगा वो अंदर रहेगा, यानी सभी फ़ोन क्या हो गए, टैबलेट हो गए। कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है, टैबलेट जो है वो कैलकुलेटर नहीं है, यानी कैलकुलेटर हमारा अलग हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सभी ड्राइव कैलकुलेटर हैं, जो ड्राइव है वो कैलकुलेटर है, तो इसको हम थोड़ा सा बना देते हैं सी को डी, तो सभी ड्राइव क्या हो गए, वो कैलकुलेटर हो गए, ऐसा कर देते हैं। सभी ड्राइव क्या हो गए, कैलकुलेटर हो गए। अब आगे आ जाते हैं निष्कर्ष पे। कुछ ड्राइव फ़ोन है, कुछ ड्राइव फ़ोन है। क्या डी और पी का कोई संबंध दिख रहा है, डीपी में कोई रिलेशन है, डी यहाँ है, ये छोटा सा गोला, पी यहाँ है, इन दोनों में मिल रहा है, दोनों गोले एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, इसलिए निष्कर्ष 1 गलत है। दूसरा, कुछ कैलकुलेटर फ़ोन है, तो यानी कि कैलकुलेटर वाला गोला है, कैलकुलेटर का क्या कुछ भाग फ़ोन वाले भाग से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये भी दोनों अलग अलग है, तो दूसरा वाला भी गलत रहेगा। आगे तीसरा कह रहा है कि कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है, यानी टैबलेट जो है वो ड्राइव
नहीं है, ये सही है, तीसरा वाला सही है, क्योंकि टैबलेट यहाँ है, ड्राइव यहाँ है, तो टैबलेट और ड्राइव का कोई संबंध ही नहीं बन रहा है, इसलिए तीसरा सही हो जाएगा। आगे है, इसमें समीकरण का चिन्ह बदल के लगाना है कि सभी चिन्ह को बार बार यहाँ पर रख करके हल करना है कि किससे आंसर आएगा। ये फिर बैठने वाला आ गया, बैठ की परीक्षण, तो इसको भी आप लोग देखिएगा, थोड़ा जल्दी से करेंगे, लग जाए जिससे, क्योंकि वीडियो भी लंबा जा रहा है आपका। 7 मित्र PQRS TU और V एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो अभी देखिए, ये मेज हो गया, इसमें कितने लोग बैठे हुए हैं? 7 लोग। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग। Q और S के बीच केवल R बैठा है। Q S के बीच केवल R बैठा है, तो हम क्या करेंगे, Q और S बनाएंगे, उसके बीच में हम यहाँ बैठा देंगे R को। फिर आगे कह रहा है कि P और V के बीच T बैठा है, P और V के बीच T बैठा है, तो यहाँ पर हम देखिए P बना दिए, V बना दिए, P V के बीच में T बैठ गया, ठीक है, ऐसा बना ना। P और V के बीच में T बैठा है, P और V के बीच में T बैठ गया। अब आगे कह रहा है कि V Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। V कहाँ है? Q के दाईं ओर तीसरे, ठीक है, V Q के दाईं ओर तीसरे पे है। तो सेम टू सेम देखिए, तो V जो है वो Q के दाईं ओर तीसरे, पहले दूसरे तीसरे बैठा है, Q और V में यही संबंध आपको दिख रहा है। आगे V U के यहाँ तक आपको चित्र दिख रहा है जहाँ तक मैंने बनाया है। अब आगे देखिए, V U के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। V कहाँ है? U के बाईं ओर, तो V यहाँ है, ठीक है, V U के बाईं ओर तीसरे, तो बाईं ओर तीसरे, तो यहाँ पर हम लगाएंगे U को, तो U के बाईं ओर ऐसे हम देखें तो ये तीसरे स्थान पर आ जाएगा। एक ही स्थान खाली था, वहाँ पर U को बैठा दिए। अब कह रहा है कि R के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है? R यहाँ पे है, R के दाईं ओर ना, तो R के दाईं ओर ये हो जाएगा। R के दाईं ओर कौन है? अच्छा, दाईं नहीं, ये तो हमारा बाईं हो जाएगा, सॉरी, ये नहीं, इस साइड में देखेंगे, इधर हमारा आएगा, क्योंकि हम ऐसा लगा रहे हैं, तो आ जाएगा हमारा यस, ठीक है, करेक्ट आंसर। आगे है, यदि रीना अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो वह एक जन्मदिन पार्टी में 20 मिनट की देरी से पहुंच जाती है। यदि वह अपनी चाल को बढ़ाकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा करती है, तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो उसके घर और जन्मदिन पार्टी वाले स्थान के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी निकालना है, तो दूरी D बराबर हो जाएगा T1 प्लस T2, यानी दोनों समयों का योग बटे में 60 गुणे में दोनों चाल का गुणनफल V इंटू U बटे में अंतर V माइनस U, ठीक है, इतना हमको याद रखना है। पहले क्या करेंगे, दोनों समय का योग करेंगे। दोनों समय का योग कितना है? 30 20 50 है, ठीक है, बटे में लिख देंगे 60 गुणे में UV, यानी दोनों का गुणा, दोनों चाल का गुणा, तो दोनों चाल का गुणा कितना हो जाएगा? 4 और 3, 4 3 12, बटे में दोनों चालों का अंतर, तो 3 और 4 का अंतर निकालिएगा, तो 3 4 का अंतर आ जाएगा 1, तो 12 पंचे 60, अब 5 से काटिएगा तो 5 दहम 50, कितना आ गया? 10 आ गया। तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी दूरी जो है वो 10 किलोमीटर का है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा शॉर्टकट तरीका वाला। आगे, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है? लड़कियों में पूछ रहा है कि कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में होता है। मुँह हाथ से निकलना लड़के में भी होता है और लड़कियों में भी होता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बाल बढ़ना, लड़कियों के भी अलग अलग हिस्सों में बाल बढ़ जाते हैं और लड़कों के भी अलग अलग हिस्सों में बाल बढ़ जाते हैं। दाढ़ी मूछ की बात नहीं कर रहा है, विभिन्न हिस्सा। ये मत सोचिएगा कि हमको तो दाढ़ी आ जाता है, लड़की को दाढ़ी नहीं आता है, हमको मूछ आता है, उसको मूछ नहीं आता है, ऐसा नहीं है। विभिन्न हिस्सों का मतलब है कि अलग अलग, जैसे गुप्तांग हो गए, तो गुप्तांग में दोनों के गुप्तांग के पास बाल आता है, बगल में भी बाल आ जाता है, तो इसकी बात कर रहा है वो।
इनकी दिखावट के प्रति सचेतता, यानी कि जब लड़के लड़की एक दूसरे को देखते हैं कि उनके बीच एक सचेतता आ जाता है, लविंग फेयर आता है ना, वो एक दूसरे को देख करके चाहने लगता है। ठीक है, तो दोनों के प्रति होता है, लड़का और लड़की दोनों में ये होता है। लेकिन स्तन ग्रंथि, स्तन केवल लड़कियों में बढ़ता है, लड़कों में स्तन नहीं बढ़ता है। ठीक है, होता दोनों में है लेकिन बढ़ता केवल लड़कियों में है। तो यही केवल परिवर्तन लड़कियों में होता है। ठीक है, आगे, यदि एक गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो तो गोले का व्यास है, व्यास निकालना। ठीक है, तो गोले का आयतन हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर में कितना दे दिया, 36 पाई। पाई से पाई पहले ही काट दीजिए, तो इधर अब 3 है भाग में, इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, इधर 4 गुणा में इधर आएगा भाग, तो 4 से काट दीजिए तो 9। तो आर क्यूब बराबर कितना आ गया, 9 तिरिक, इस 3 का गुणा 9 में, तो 9 तिरिक 27। तो आर बराबर हो जाएगा घन मूले 27। तो 27 का घन मूल निकालिए तो आ गया 3, यानी त्रिज्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो व्यास निकालना है, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना, यानी 2 गुणे 3, टोटल आ गया हमारा 6। तो 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें कह रहा है कि 3x² - 13x + 6 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो याद रखिएगा मूलों का गुणनफल, यानी कि मूलों का गुणनफल जो हो जाएगा, मूलों का गुणनफल, ये मूल है ये गुणनफल। ठीक है, मूलों का गुणनफल हो जाता है C/A। ठीक है, C/A। तो ये पहली संख्या हमारी A है, दूसरी संख्या हमारी B है, तीसरी संख्या हमारी C है। तो गुणनफल में क्या करना है, C/A करना है। C यानी कि 6, A यानी कि 3, अंक लेना है, XYZ को नहीं लेना है। तो 3 दूनी 6, गुणनफल कितना आ गया, 2 आ गया। इसी में अगर आपसे योगफल पूछ लेता तो योगफल क्या होता है, योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, योगफल बराबर हो जाता है -B/A। ठीक है, तो B हम क्या लेते, 13 ले लेते, माइनस करके -13। ठीक है, और बटे में आ जाता A यानी कि 3, तो गुणा करते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि 13/3 आ जाता है। ठीक है, तो अगर हमसे योगफल पूछता तो योगफल हमारा हो जाता 13/3। आगे देखिए, निम्नलिखित योजना में ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभकारी कौन सी है, लाभकारी बताना है। ठीक है, जैसे 5 खरीद लिए तो 3 मुफ्त पा गए, 5 खरीद लिए तो 3 मुफ्त, 3 मुफ्त मिला किस पे, 5 पे। परसेंट निकालिए, कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों, 5 दूनी 10, यानी कि 60%, यानी 60% का छूट मिला। 5 पे 6 पाए, 5 पे 6, यानी 5 खरीदेंगे तो एक ज़्यादा मिलेगा, बस 5 पे 6, 5 पे 6, 5 खरीदेंगे, 5 का पैसा लगेगा, 6 वस्तु आपको मिलेगी, यानी कि एक वस्तु ज़्यादा मिलेगी 5 वस्तु पे। इसका परसेंट निकालेंगे तो आपको लगेगा कि इसका आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी 20 आ जाएगा। इसी तरह से तीसरे में कह रहा है कि 10% और 15% की 2 क्रमिक छूट। 2 क्रमिक छूट का मतलब है कि ऐसा लिखेंगे 10 + 5, अब माइनस करके आ जाता है, क्रमिक छूट है ना, हाँ, तो टोटल छूट आ जाएगी प्लस करके 10 गुणे 5/100। तो इसको अगर हल करेंगे तो हमारा टोटल छूट आ जाएगा, टोटल छूट आ जाएगा लगभग 15 और 15 16 के समथिंग रहेगा, याद रखिएगा 16 के समथिंग रहेगा। तो ये हो गया। तो अभी तीनों में से किस में आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, तो एक में 16% की छूट, एक में 20% की छूट, एक में 60% की छूट। तो आपको लगेगा कि भाई 60% वाला ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो 60% कितने मिला था, पहले में मिला था, यानी योजना नंबर पहली हमारी ज़्यादा लाभदायक है। ठीक है, अगला है, किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। इसमें पूछ रहा है कि आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। ठीक है, तो अब देखिए, आणविक रूप में देखा जाए तो फास्फोरस जो है ये 4 अणुओं को ही जोड़ सकता है, P4, अधिकतम P4 तक होता है। ठीक है, नियोन जो होता है वो अकेला रहता है, आर्गन अकेला रहता है, लेकिन जो ये सल्फर है ये S8 यानी S स्वयं में 8 परमाणुओं को जोड़ सकता है। ठीक है, तो यस जो है वो 8 परमाणुओं को जोड़ सकता है, इसलिए आणविक परमाणुकता के आधार पर जो यस है सल्फर वो अधिकतम संख्या को जोड़ सकता है। याद रखिए, फास्फोरस 2 को ही जोड़ सकता है,
सल्फर 8 को जोड़ सकता है, जो नाइट्रोजन होता है वो 2 को, ऑक्सीजन होता है 2 को, हाइड्रोजन होता है 2 को, क्लोरीन होता है 2 को। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है, इन सभी में पूछ सकता है, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। ऑक्सीजन 2 और 3 दोनों होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो 2 को भी जोड़ता है और 3 को भी जोड़ता है, ठीक है, ऐसा भी याद रखिएगा, 2 3 दोनों होता है। इतना हो गया। अब आगे देखिए, और कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन अनंत रहता है, कार्बन की परमाणुकता अनंत, बहुत सारा जोड़ सकता है कार्बन एक दूसरे के साथ में। सब सर्वाधिक अगर बात करें, सर्वाधिक निम्न में से पूछा था इसलिए हमने सल्फर लगाया, अगर सर्वाधिक की बात करते तो हम कार्बन लगाते, क्योंकि कार्बन सबसे ज़्यादा जोड़ सकता है। आगे है, मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए मुख्य खतरों में से एक है। निम्न में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हो सकता है? सहायक हो सकता है केवल समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय माने समान रेखीय में जुताई करेंगे तो हमारा मृदा अपरदन कम होगा। अधिक खेती करेंगे तो अधिक जुताई करेंगे, अधिक जुताई करेंगे तो माटी अधिक कटेगी। सिंचाई के घटिया तरीके मतलब जैसे नाली से सिंचाई कर रहे हैं, पाइप से सिंचाई कर रहे हैं तो पानी फ्लो करके बह जाता है। मवेशी चराएंगे तब पर भी मृदा अपरदन होता रहता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द किडनी, किडनी में यूरिन बनने में भाग लेने वाले पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो किडनी में जो यूरिन बनता है उसमें इतने पार्ट हमारे भाग लेते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया? तो 1910 में है। प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह पूछा गया है तो मुंबई में है, ये तो सब लोग जानते हैं। इसमें अभी मान पूछ लिया, अभी देख लीजिए का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। तो आप इसको देखते ही हड़बड़ा जाएंगे कि भाई इतना बड़ा गुणा है, हम नहीं कर पाएंगे। गुणा नहीं करना है, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने पर आप याद रखिएगा दशमलव के बाद कितने अंक हैं यही याद रखिए। जैसे दशमलव के बाद पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 1, तीसरे वाले में 4, यानी टोटल दशमलव के बाद कितने अंक? 6 अंक, ठीक है। दशमलव के बाद टोटल कितने अंक? 6 अंक। तो इसमें भी वही करेंगे, दशमलव के बाद यहाँ 4 अंक, यहाँ 2 अंक, यहाँ 3 अंक, तो 4 4 यहाँ मिल गया, 2 यहाँ, 4 2 6 3 9, पहले वाले में 9 अंक आ गया। दूसरे वाले में चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 4 8 आ जाएगा। दूसरे वाले में 8 आ गया, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में दशमलव 6 अंक, और लास्ट वाले में देखेंगे तो हमको मिल जाएगा 5। तो भाई शुरू में जो हमको प्रश्न मिला था उसमें दशमलव के बाद कितने अंक थे? 6 अंक थे। अभी पहले वाले में 9 आ गया, ये नहीं होगा। दूसरे वाले में 8 आ गया, ये नहीं होगा। तीसरे वाले में 6 आ गया, ये होगा। और चौथे वाले में 5 आ गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? याद रखिएगा, किस जीवाणु के कारण जल प्रदूषण का पता लगाया जाता है? तो ये हो जाएगा ई कोलीफार्म। आगे लास्ट वाला है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो आप लगा ही लेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि टोटल जो क्वेश्चंस मैंने 100 के 100 दिखाए हैं, किस तरह से रेलवे पूछता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप सभी लोगों के लिए इसी तरह से 200 सेट लाने वाला हूँ। डेली एक सेट डालूंगा तो 200 सेट आपको मिलने वाले हैं, ये याद रखिएगा।